Yes, friends. So today we will be taking up in our polity a very important part of your syllabus, that is fundamental rights. Fundamental rights, as you know, they are included in part 3 of the Constitution, and were borrowed from the Bill of Rights, which are the first 10 amendments of the American Constitution, carried out in accordance with the landmark judgments delivered by the first Chief Justice of the United States of America, Justice John Marshall. ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है. Now fundamental rights, the articles encompassed in part 3 are from article 12 to article 35. ठीक है, ये आर्टिकल्स इन्वॉल्व है फंडामेंटल राइट्स में. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. ये कहता है कि for the purpose of this part of the Constitution, that is part 3, the entity state shall comprise of क्या क्या भाई, the union government, the state government, or any corporation, body or agency subordinate to the union or state government. तो जहां भी स्टेट वर्ड का जिक्र आता है फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या मान लीजिए रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, कई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, है ना, कोई भी एजेंसी, कॉरपोरेशन और बॉडी सबॉर्डिनेटेड टू द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट. तो तीन चीजें हैं. हाँ, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सी एनी स्टेट, एनी बॉडी, कॉरपोरेशन or agency subordinated to the union or state government. ठीक है, ये आर्टिकल 12 हो गया. ओपनिंग आर्टिकल है, ये बताता है कि बार बार ये शब्द स्टेट का प्रयोग होगा इस पार्ट में, और स्टेट का प्रयोग में मतलब ये तीनों चीजें अंतर्निहित हैं उसमें. ये आर्टिकल 12 हो गया ना. आर्टिकल 12. आर्टिकल 13 पार्ट 1. आर्टिकल 13 पार्ट 1 ये कहता है कि ऑल लॉज, बाई लॉज, स्टैट्यूट्स, enactments in existence in the Union of India at the time of the commencement of this Constitution shall stand ultra vires or null and void if they stand wholly or partially in contravention to any part of this Constitution. हम बता रहे हैं कि भारतीय संघ के अधीन कोई भी कानून, उपकानून, एनैक्टमेंट, स्टैट्यूट्स जो उस समय मतलब है, भारत लागू है,
वो स्वतः खारिज माना जाएगा अगर वो पूर्णतः या अंशतः संविधान के इस भाग के किसी प्रावधान के मुखालफत में होगा। तो अब हर लॉ के लिए एक कानून बनाना कि ये लॉ नहीं माना जाएगा, वो लॉ नहीं, हजारों लॉज थे। सीधे एक ब्लैंकेट जो है स्टेटमेंट दे दिया गया। एक मिनट, हाँ बेटा, हे आई एम द क्लास, बोलो। I'll be talking to you after this class, है ना? Say tentatively around 8:30 or 9 o'clock, हाँ? Do well बेटा, हाँ? राम 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 राम, ठीक है? तो 13(1) ये कहता है कि all laws, इसको लिख लो, all laws, bylaws, statutes, rules, enactments or ordinances that are in existence in the territory of India at the time of the commencement of this constitution shall stand null and void oblique ultra virus if they stand wholly or partially in contravention to any of the provisions of this part of the Constitution, of this part of this Constitution, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो साफ कह दिया कि कोई भी कानून अगर संविधान के इस भाग को का उल्लंघन करता है तो उसको जो है स्वतः खारिज माना जाएगा। इसके बाद यू कम टू आर्टिकल 13(2). ये कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or that of the states सब स्टेट्स के लिए लागू होगा, shall not enact any law, statutes वही छठ चीजें हैं, है ना? Any law, statutes, bylaws, ordinances, enactments that stand wholly or partially in contravention to any of the provisions of this part of the Constitution. ठीक? अब ये दो ओरिजिनल थे,
इसके बाद, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है। कैसे एक के जैसा है? पहला कह रहा है कि जो भी संविधान लागू होते समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को जो भी नियम कानून अधिनियम इस पार्ट थर्ड के मुखालफत में थे वो स्वतः खारिज माने जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि भविष्य में भारत सरकार कोई कानून नियम अधिनियम नहीं बनाएगी जो कि इस भाग के उल्लंघन में हो। मतलब उस समय तक जो नियम कानून थे वो स्वतः खारिज हो गए। भविष्य में भी ये प्रावधानित किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, नियम कानून अधिनियम, समझिए ना। लेकिन यहां तक तो ठीक था। अब क्या हुआ कि देखिए, मैंने कल ही आपसे बात किया, जब मिसेस इंदिरा गांधी के सोशलिस्ट पॉलिसीज अपने शबाब पे थी तो इन्होंने लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी को खुश करने के लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, अर्बन लैंड सीलिंग लगाया, है ना, रूरल लैंड सीलिंग लगाया, कोल माइंस का नेशनलाइजेशन किया, महाराजाओं का प्रीवी पर्स खत्म किया, और ऐसे करके कई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट उन्होंने पॉलिसीज फॉलो किए। और ये सब पॉलिसीज राइट टू इक्वालिटी के, राइट टू प्रॉपर्टी के आर्टिकल 31 के मुखालफत में थे, क्योंकि आर्टिकल 31 सीधे राइट टू प्रॉपर्टी का प्रावधान करता है, वो इनका पर्सनल प्रॉपर्टी था। तो पहला मुकदमा इस संदर्भ में गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1969, इसमें नानी पालकीवाला, दैट ग्रेट ज्यूरिस्ट, उसने सरकार के खिलाफ मुकदमा लड़ा, और जस्टिस के एन सुब्बा राव चीफ जस्टिस थे, उन्हीं का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के एन सुब्बा राव। RAO, हाँ। और इस केस में, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में सरकार मुकदमा हार गई। कोर्ट ने बड़े अनइक्विवोकल टर्म्स में डिक्लेयर किया कि द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज एनश्राइंड इन आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट एंड इन नो केस शैल इट बी अब्रिज्ड और एब्रोगेटेड। किसी भी परिस्थिति में न इसको काटा छाटा जा सकता है, न एब्रोगेट किया जा सकता है। ठीक। नाउ तब तक मैडम इंदिरा गांधी एक साल पहले ही असेंबली को डिसॉल्व कर दी थी, उनका रबर स्टैम्प बड़ा वेंकट गिरी ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था। और 1972 में जहां इलेक्शंस ड्यू था, 67 में लास्ट जनरल इलेक्शंस हुआ था, तो 5 साल बाद 72 में ड्यू था, उन्होंने फरवरी मार्च 1971 में ही इलेक्शंस करा लिया, 1 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। इस चुनाव में वो 2/3 बहुमत से आई, राज्यसभा में ऑलरेडी उनकी 2/3 मेजोरिटी थी। तो इंदिरा जी ने इस जजमेंट के खिलाफ आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित करा दिया। ये क्या था सर आर्टिकल? अभी बता रहे हैं। इस जजमेंट के खिलाफ इंदिरा जी ने, सर पेज पलट दिया हैं, ये वाला पेज नहीं है सर, ये आर्टिकल 12 का है, पेज स्वाइप कर रहे हैं। आई अभी मैं क्या बात कर रहा था? सर आर्टिकल 13 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो मैंने आपको बताया कि भाई शुरू में तो यही दो सब आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 13(1) और 13(2) कि दिस पार्ट 3 इज अ होली काउ, इट कैन नॉट बी टच्ड। लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद के अधीन मिसेस इंदिरा गांधी ने यह प्रावधानित किया कि नथिंग इन दिस पार्ट shall inhibit Parliament from amending any part, any clause or any article or any part of this part of this Constitution। मतलब पार्लियामेंट को पूरा अधिकार हो जाता है कि अब पार्ट 3 में भी वो अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि 13(1) 13(2) ने साफ कहा कि सरकार कोई ऐसा नियम, कानून, अधिनियम नहीं बनाएगी जो कि इस पार्ट के प्रावधानों के खिलाफ हो। लेकिन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, चूंकि इंदिरा गांधी को तो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करना था और उनका हर कदम इसी पर चोट करता था, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये इंसर्ट किया संविधान में आर्टिकल 13(3). Nothing in this part of the Constitution, nothing in this part of the Constitution, ये आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में रखिए, सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि फलानी चीज किस आर्टिकल में है। Nothing in this part of the Constitution shall inhibit Parliament from amending any of the provisions in part 3 of the Constitution। ठीक है, तो अब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, बात समझ रहे हैं? 24वें संशोधन के बाद अच्छा सर, जो किसी का जैसे कि आर्टिकल 13 को नील किया गया तो वो किसके अंदर था? अमेंडमेंट एक्ट, तो वो किसी आर्टिकल्स में नहीं है? 368। अरे रुकिए, उसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आपका मूड हो तो लिख लीजिए। ये प्रावधान जो मैंने अभी बताया ये आर्टिकल 368(3) में भी आता है। 368(3) मतलब ब्रैकेट 3। हाँ, ब्रैकेट 3। ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने साफ कर दिया कि अगर कोई सरकार ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 2/3 बहुमत के साथ आती है तो वो तो कोई भी पार्ट संविधान का खत्म कर देगी और पूरा संविधान भी खत्म कर देगी। ठीक, अब इसके बाद असली समस्या आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 368 क्लॉज 4 डाल दिया गया कि पार्लियामेंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट राइट्स हैज अनलिमिटेड राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 24वां हो गया, ये जुड़ गया। आगे बढ़िए आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इतना बृहद ये अमेंडमेंट एक्ट था। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस कमिटी के अनुशंसा पर कैरी आउट हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए, कहा जाता है कि जो ऋषि कपूर की वाइफ थी नीतू सिंह, है आज भी, उसका चंदा है तू मेरा तारा है तू करके वो गाना भी एडवर्टीजमेंट में आता है,
अपने समय की बड़ी सुंदर हीरोइन थी, जी सर। वो इसी स्वर्ण सिंह का जो है इलेजिटिमेट चाइल्ड मानी जाती है। हाँ बेटा बोलिए। अच्छा अभी आप वैसे ही रहने दीजिए, आई एम कमिंग होम, है ना, क्योंकि द वेदर इज़ वेरी इनक्लेमेंट। अभी मैं क्लास में हूँ बेटा, हाँ ठीक है ना, प्रणाम प्रणाम। तो नाउ देखिए, अब सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे इसको एनेक्ट किया गया था। इसमें आर्टिकल 368(4) जोड़ दिया गया, ठीक है। क्लॉज 4 जो कहता है कि पार्लियामेंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट अथॉरिटी, पार्लियामेंट इन इट्स कंस्टिट्यूएंट अथॉरिटी has unlimited power to amend any part of this constitution. Amendment. Parliament in its constituent authority has unlimited power to amend any part of this constitution. ठीक है। नाउ अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया कि अब तो कोई को 2/3 बहुमत आएगा तो पूरा का पूरा संविधान ही पलट देगा। तो द 42nd constitutional 24th constitutional amendment act, it came for judicial review before the Supreme Court of India in the famous Keshwanand Bharati versus the Union of India, अरे स्टेट ऑफ केरला केस, ठीक है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंदिरा जी ने 71 में पारित किया था, इट केम फॉर जुडिशियल रिव्यू इन द केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, नाइनटीन 1973 केस, ठीक है। राइट नाउ एक मिनट जरा, सर केशवानंद भारती का भी केस है ना, जो तो पार्टी के लिए था। अभी नहीं अभी बता रहे हैं हम आपको। असल में हाँ बेटा, तुम अभी बाहर हो घर से, तो यू आर गोइंग आउट, यू एंड मम्मी, तो 1500 निकाल लेना, ठीक है। अभी देर क्यों, 8:30 बजे के बाद ही ना आ पाएंगे बेटा। हाँ 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 ठीक है, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नाउ तो देखिए, अब ये केस इट इज अनपैरेलल्ड इन द जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द बिगेस्ट बेंच इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री, 13 जज बेंच बैठा था इस पे, है ना। और हुआ क्या था कि इन द गोलकनाथ केस, तब तक जस्टिस सुब्बा राव रिटायर करने वाले थे व्हेन दिस केस केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जस्टिस के एन सुब्बा राव रिटायर करने वाले थे और लीडिंग तीनों सीनियर मोस्ट जजेस
who would occupy the post of the Chief Justice of India, इन तीनों ने गोलकनाथ केस में इंदिरा जी के खिलाफ जजमेंट दिया था। जस्टिस शेलेट, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, ये GROVER है भाई, मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया, जस्टिस ग्रोवर एंड जस्टिस हेगड़े, इन तीनों ने मिसेस इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। ठीक, अब इंदिरा जी जानती थी कि के.एन. सुब्बाराव के रिटायर करने के बाद अगर सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तब तो यही चीफ जस्टिस होंगे। और उस अब तो कॉलेजिएट सिस्टम है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन उस समय कॉलेजिएट सिस्टम 1992 में आया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस, बहुत फेमस केस है 1992 का, हम आपसे बात करेंगे। तब कॉलेजिएट सिस्टम आया, लेकिन तब होता यह था कि लॉ मिनिस्ट्री रिकमेंड करती थी जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, और उस समय लॉ मिनिस्टर HR गोखले साहब थे जो कि इंदिरा जी के ब्लू आइड बॉय थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो जानते हैं, पावर ऑफ द रोस्टर होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पावर ऑफ द रोस्टर, इस पावर ऑफ द रोस्टर के अधीन किसी भी मुकदमे पे कौन सी बेंच बनेगी, उसमें कौन कौन जजेस बैठेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डिसाइड करता है। देखिए, आपने गौर किया होगा 6 साल पहले 2018 में, उस समय अरुण कुमार मिश्रा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये इंडियन लीगल हिस्ट्री में अप्रत्याशित था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी डिग्निटी होती है और प्राइवेसी होती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन लोगों ने, जस्टिस चलमेश्वर थे, जस्टिस दिस जेंटलमैन जो कि बाद में चीफ जस्टिस भी हुए, है ना, वो थे। तो इन लोगों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने दुख को उजागर किया कि अरुण कुमार मिश्रा हर बेंच में, हर केस में प्रो गवर्नमेंट बेंच बना रहे हैं। जस्टिस बोर्ड से वगैरह बाद में 2-3 लोग चीफ जस्टिस हुए, उसमें रंजन गोगोई थे, है ना। तो इन लोगों ने कहा कि ये जो बेंच बना रहे हैं हर मुकदमे में, ये प्रो गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो ये पावर कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी मुकदमा संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच गठित होगा, उसमें कौन जज बैठेगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अंडर द पावर ऑफ द रोस्टर निर्धारित करता है। नाउ फ्रेंड्स, अब जो है जरा आप सोचिए, इंदिरा जी जानती थी कि इन तीनों में से कोई भी चीफ जस्टिस हुआ तो ऑलरेडी इनके प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर हैं। दे आर फर्म एंडोसर्स ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एंड दे आर हेल्ड अगेंस्ट एनी चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स स्ट्रक्चर। तो ये तो फिर वही, जब केशवानंद भारती के केस की हियरिंग आएगी तो उस बेंच को अपने टाइप के लोगों से पैक कर देंगे और जजमेंट हमारे खिलाफ आ जाएगा। और 2 लगातार जजमेंट ऑन द राइट टू प्रॉपर्टी, एक गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा केशवानंद भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला। तो 2 सक्सेसिव जजमेंट्स implicating the government
इन द केस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अब राइट टू प्रॉपर्टी के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती, और राइट टू प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती इसका मतलब उनका सोशलिस्ट एजेंडा मिसफायर हो जाएगा। तो वो औरत बहुत दूरदर्शी थी, उसने एचआर गोखले साहब से कहा कि ऐसा है कि तीनों को सुपरसीड कर दो, लॉ मिनिस्ट्री को ही तो भेजना है नाम, अजीत नाथ रे का नाम भेज दो, वो मेरा परम पिट्ठू है। एंड ही वॉज सॉर्ट ऑफ अ हेंचमैन, कम फॉलोअर ऑफ मैडम गांधी। तो अजीत नाथ रे को just before the Keshwanand Bharati versus the state of Kerala case came for hearing before the Supreme Court, अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। प्रोटेस्ट में ये तीनों सीनियर जजेस थे, जब इनको सुपरसीड कर दिया गया तो इनके आत्माभिमान पे बहुत भारी पड़ा ये। जस्टिस शेलर, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े, तीनों ने रिजाइन कर दिया। अब इंदिरा जी तो यही चाहती थी कि तीन और मेरे खिलाफ के जज जुडिशरी बेंच से गए, तीनों ने रिजाइन कर दिया, हर डे वॉज मेड। फिर भी केशवानंद भारती केस वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियर्सली कंटेस्टेड केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और डिवीजन बेंच हुआ, स्प्लिट जजमेंट आया 7-6, 7 जजेस इन फेवर ऑफ upholding the 24th Constitutional Amendment Act, 6 जजेस ने खिलाफ में वोट दिया। तो देखिए कितना हॉटली कंटेस्टेड वो था, हाँ, केशवानंद भारती केस का। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 7-6 आया, और सुप्रीम कोर्ट ने it upheld the legal validity, constitutional validity of the 24th Constitutional Amendment Act. अब भाई तब तक इंदिरा जी 2/3 बहुमत से आ गए थे, शी वॉज लिटरली ब्लजनिंग द जुडिशरी। तो बहुत, अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि इंदिरा जी के खिलाफ वो चले जाएं, तो उन्होंने होल्ड किया, अपहोल्ड किया कि 24th Constitutional Amendment Act के जुडिशियल वैलिडिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, ठीक है सरकार ने पारित किया है, ये स्टैंड करता है। लेकिन इसके अधीन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अधीन जो संविधान का संशोधन होगा वो ऐसा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज्ड। ये पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात इसी केस में आई है, क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है ना। तो यूँ तो बहुत बड़ा जजमेंट था ये, इट रैन इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, लेकिन 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, the court held upheld the constitutional validity of 24th Constitutional Amendment Act. और दूसरे, the amendment shall not change the basic structure of the constitution। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट चेंज। नाउ अब बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसको इस जजमेंट ने बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं किया। इसने कहा कि द प्रियम्बल कैन बी अज्यूम्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है,
C clause. The preamble can be assumed to be the basic structure लेकिन ये डेफिनेटिव नहीं किया इस जजमेंट ने कि प्रियम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, है ना। तो ये हमने सेकंड में लिखवाया ना कि एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, हैं, ठीक है ना। तो अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब ये ब्लाइंडली ये नहीं कि प्रियम्बल को फॉलो कर रहा है तो ये सही है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए कॉम्प्रोमाइज कोर्ट ने किया कि ठीक है हम मानते हैं कि आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वाजिब है, 2/3 बहुमत आपके पास है, आपने संसद से पारित कराया, मैं संसद के पारित कानून को हम लोग निरस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संविधान संशोधन कीजिए तो ऐसा कीजिए कि संविधान का मौलिक ढांचा न बदले, संविधान की आत्मा न मरे। अब इस संदर्भ में अगला लैंडमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि द प्रियम्बल शैल कॉम्प्राइज द बेसिक स्ट्रक्चर, और इस जजमेंट को रिटरेट किया उसने, ये दोनों हमने आपको दिया है, जजमेंट को रिटरेट किया फिर LIC वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1995 केस में, तो ये मान लिया गया प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, अब समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। अब आइए फंडामेंटल राइट्स पे। फर्स्ट इज द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, एक व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत का चीफ जस्टिस भी रहा हो, भारत का उपराष्ट्रपति भी रहा हो और भारत का राष्ट्रपति भी रहा हो, अकेला व्यक्ति, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPSC में। The only person who has served as the Chief Justice of Supreme Court of India, as the Vice President of India and as the President of India, कोई खड़ी आप, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। The only person in India to serve as the Chief Justice of the Supreme Court of India, the Vice President of India and the President of India. He was a very close favorite of Mrs. Indira Gandhi. And who is Muhammad Sadullah? मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात तो आपने भी की। हु इज मोहम्मद सादुल्लाह? लिखिए मत, आप लिख चुके हैं। हु इज मोहम्मद सादुल्लाह? कन्मा गरम करें तुम्हारा। तो मैंने कल बताया, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। मत भूलिए मत भूलिए, मैं तो मत्ता रहूँगा, मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ मेरे दिमाग में ही है। वो जहाँ मोहम्मद हिदायतुल्लाह आया, मोहम्मद सादुल्लाह खट से स्ट्राइक कर गए, ठीक है ना। तो नाउ राइट टू इक्वालिटी, नाउ दिस इज एनश्राइंड इन आर्टिकल्स 14 to आर्टिकल्स 18। सबसे पहले आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ।
ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? कानून के समक्ष बराबरी और कानून का बराबर संरक्षण सबके लिए, बराबर संरक्षण सबके लिए। तो ये क्या इनमें फर्क है? हाँ, तो फर्क है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये खून किया, आप साधारण इंसान हैं, कुछ ऐसा बात आया, जज्बात बढ़ गई, आपने खून कर दिया, आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड मिलेगा अंडर सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक। एक बड़े माफिया ने भी, और वो नेता भी हैं, लेजिस्लेटर भी हैं, चाहे तो सरकार गिर जाए, उसने भी एक खून किया। भाई, एक जज की ही उत्तम साहब की हत्या हो गई थी धनबाद में, तो उसने भी एक खून किया, उसको भी सजा 302 में ही होगा। उसको फांसी मतलब मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा। लेकिन एक साधारण आदमी खून करता है तो खट से पुलिस आकर उसको दबोच लेती है, 3rd क्लास के प्रिजन में रखती है और वक्त बे वक्त 2, 4, 5, 10 लाख डंडे भी मार देती है। कोर्ट में उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छा वकील कर सके। हो सकता है उसका कमजोर वकील विपक्ष से पैसा खा के ही केस को हॉस्टाइल कर दे। ठीक। लेकिन जो माफिया है वो जेल में भी जाता है तो महफिल सजाता है, कोर्ट में जाता है तो जज साहब जो है सलामी मारते हैं, सिपाही जो है जी हुजूरी करते हैं, कोई पान लाता है तो कोई चाय लाता है तो कोई बर्फी लाता है। तो क्या ये कानून का बराबर संरक्षण दोनों को प्राप्त है? नहीं है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज डिफरेंट, सॉरी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज डिफरेंट। वो तो दोनों है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये नहीं है। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग आते हैं। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये सब्सटेंटेटिव जस्टिस है। जस्टिस और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये प्रोसीजरल जस्टिस है। जस्टिस, ये दोनों व्यूज सर आइवर जेनिंग्स के हैं। अब ये दोनों क्या हुए? सब्सटेंटेटिव जस्टिस पीनल कोड को कहा जाता है। लिखिए 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 कि किस अपराध के लिए कितनी सजा दी जाए। सब्सटेंटेटिव जस्टिस ये पीनल कोड को कहा जाता है। कि आपने ये अपराध किया, इसके लिए इतनी सजा है। ठीक। लेकिन प्रोसीजरल जस्टिस बताता है कि सजा कैसे होनी चाहिए। अगर वो रेप का केस है तो इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, प्रेस रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, इस तरह का है ना। औरत से कंसर्निंग केस है तो इंडियन एविडेंस एक्ट उसमें वादी पर लागू न होकर प्रतिवादी पर लागू होता है। ठीक है। केस में क्या होता है? वादी प्रतिवादी होते हैं, द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। तो आमतौर पे अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872
the onus of proof lies on the plaintiff. जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जैसे पुलिस हुआ, इनका जिम्मेदारी है साक्ष्य इकट्ठा करना और केस को प्रूफ करना। लेकिन इन केस ऑफ इकोनॉमिक क्राइम्स, इन केस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, द ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंडेंट। जिसके खिलाफ ये लगाया गया है इल्ज़ाम कि हमने रेप नहीं किया, हमको सिद्ध करना है। अब ये प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी को नहीं सिद्ध करना है कि हमने रेप किया। आमतौर पे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन या प्लेंटिफ को सिद्ध करना पड़ता है क्राइम को। लेकिन वुमेन के क्राइम्स हुए, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस हुए, है ना, इसमें डिफेंडेंट को, तो अभी क्या है, प्रोसीजरियल एस्पेक्ट ऑफ लॉ हो गया कि कौन सी प्रक्रिया दंड देने के लिए फॉलो किया जाए, है ना। सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा तो कितने जज रहेंगे, किस केस में कैसे रहेंगे, ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, है ना, जूरी जजमेंट होगा, ये सब प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ हैं। तो इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये दो अलग अलग होते हैं। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो पहला पार्ट है वो सब्सटेंटिव जस्टिस का अंग है और दूसरा पार्ट है वो प्रोसीजरल जस्टिस का अंग है। ठीक है ना, प्रक्रियात्मक दंड संहिता के हिसाब से, सीआरपीसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। हाँ, कैसे सजा दी जाएगी, कैसे दंडात्मक कार्रवाई होगी, ये सीआरपीसी कहता है, और क्या दंड दिया जाएगा ये आईपीसी कहता है। तो इन्होंने कहा कि ये सर आइवर जेनिंग्स का नाम आप सुने हैं? नहीं सुने हैं ना, हमने आपको बताया है। यही आदमी विश्व के इतिहास में अकेला आदमी जिसने 2 देशों का संविधान लिखा है, नेपाल का और श्रीलंका का, अकेला विश्व का आदमी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सर आइवर जेनिंग्स सामने आपके, वो जब तक नहीं नाम आएगा ना हम पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। लिखिए, between its citizens CITIZENS on grounds only of religion, caste, color, creed, CREED, race, language, sex and date of birth, place of birth। तो सिर्फ इन्हीं आधारों पर वो नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2), no person can be prohibited entry in temples,
restaurants, रेस्टोरेंट, and other places, अदर पब्लिक प्लेसेस, and other places of public nature, संविधान की भाषा है ना, आनंद हमने कहा ना 395 आर्टिकल हमको रटे हुए हैं, जी सर, and other places of public nature on grounds only of caste, कास्ट, color, creed, religion, रिलीजन, race, रेस, language, sex or place of birth. तो ये देखिए शुरुआत दो सब आर्टिकल्स थे आर्टिकल 15 के। इसके बाद आर्टिकल 15(3) डाला गया कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस, 15(3) हाँ, द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस रीजन, for the welfare of women and children, एंड सर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो वही ना, इसीलिए डाल दिया गया अलग से ना, जी, क्योंकि इस पे फिर आप नहीं कह सकते कि भाई अगर उनको मातृत्व लीव दिया जा रहा है और उसको बढ़ा के 12 हफ्ते से 26 हफ्ता कर दिया गया, तो मर्दों को नहीं दिया जा रहा है, तो मर्द भी गर्भ ग्रहण करें उनको दे दिया जाएगा, ठीक है सर, है ना। लेकिन ये है कि ऐसे कई केसेस हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, औरत शिशु ग्रहण की तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 कहता है कि उसको सरकार अलाउंस देगी, हम लिखवाएंगे घबराइए मत, औरत मतलब सरकार अलाउंस देगी, लेकिन मर्द को नहीं मिलता है, तो इस ग्राउंड पे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि संवैधानिक प्रावधान है, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाला गया है। आर्टिकल 15(4) कहता है कि द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर द advancement मेंट, of socially सोशली, and एंड educationally backward sections of the society. सोसाइटी, ठीक, आर्टिकल 15(5) ये देख के अब काम की बात आ जाती है। ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड रिजर्वेशंस, यही वीपी सिंह की सरकार ने अमेंडमेंट करके जोड़ा था। द स्टेट शैल प्रोवाइड रिजर्वेशंस for the socially and educationally एजुकेशनली, backward classes of the society. ठीक, अब इसके बाद आर्टिकल 16 पे आइए, तो 16 टिपिकली आर्टिकल 15 के प्रोविजंस पब्लिक सर्विसेज में अप्लाई कर देता है ना। तो आर्टिकल 16(1) there shall be no discrimination in the recruitment मेंट, of people
persons for public services on grounds only of caste, color, race, creed, religion, language, sex and place of birth. ठीक, तो ये जो है तो कह दिया कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन फिर जब रिजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह शुरू हुए तो 1951 में ही पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 16(4) जोड़ दिया गया कि द स्टेट शैल मेक रीजनेबल प्रोविजंस। आर्टिकल 16(4) 2(3) आपके काम का नहीं है, बेकार है। द स्टेट शैल प्रोवाइड reservations for the socially and educationally backward classes of society. ठीक, अब देखिए, हाँ बोलिए। जब मिसयूज होता है तो उसका क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर आर्टिकल 53 स्पेशल बोला गया है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर 60+ कोई लेडी स्टाफ स्पेशल लीव अप्लाई करती है, चूँकि वो गलत है मेडिकली, हाँ, तो इसमें क्या उन लोग पे बाउंड नहीं होता है कुछ? नहीं, कोर्ट क्वॉश कर सकता है। कोर्ट उसके, देखिए बड़ा फेमस केस है, अब आपने उठा ही दिया, तो सरला मसीह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उसने 2 बच्चे पैदा किए, उत्तराखंड सरकार के अधीन वो एम्प्लॉय थी, तो उसने 2 बच्चे पैदा किए और दोनों के लिए उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिला। इसके बाद वो तीसरी बार गर्भ धारण कर ली और उसके लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई किया। द उत्तराखंड गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट द मैटरनिटी लीव, तो उसने कोर्ट का सहारा लिया। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट इन नैनीताल, उसने बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि द मैटरनिटी बेनिफिट्स स्टैंड वैलिड ओनली फॉर 2 ऑफस्प्रिंग्स। वो केस पढ़े हैं सर? हाँ, वो जो बिहार सेवा संचिका है, हाँ, उसको हम पढ़े थे। हाँ, लेकिन इसके बारे में कंप्लेंट कहीं नहीं मिल रहा मिला। और जैसे कि हर एक मंथ में लेडी लोग को स्पेशल लीव मिलता है। हाँ, नहीं हर एक मंथ में नहीं, हर एक गर्भ में, हर एक मंथ में स्पेशल लीव की बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल दोस थिंग्स, यस। नहीं, वो सुनिए, सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, वो 5 कैजुअल्स एंड 14 पेड मेडिकल लीव सबके लिए है। 5 पेड कैजुअल लीव्स एंड 14 पेड मेडिकल लीव, कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए साल भर के लिए है ना। तो दैट इज देयर। तो ठीक है, 16(4) में ये कह दिया। अब समस्या ये उठती है कि देखिए इन दोनों आर्टिकल्स पे कई इम्पॉर्टेंट लॉज भी हैं और कई इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लॉज pertaining to Article 15 and 16. Articles
15 and 16। सबसे पहले तो मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, बेनिफिट्स एक्ट, दूसरा हिंदू सक्सेशन लॉ। इसमें पहली बार बहुत दिन बाद, हजारों साल बाद, लड़कियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955। हाँ, 2005 में बनाया मैंने। अमेंड भी हुआ है ये, लेकिन बेसिकली हिंदू कोड बिल का ये अंश था। 1955 में हिंदू कोड बिल पारित हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और 2005 में हुआ वो एनैक्टमेंट हुआ, और उसमें ये हुआ कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर दिया गया, है ना। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सर हिंदू एक्ट तो 1955 में आया था ना, हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, हिंदू कोड बिल, उसमें हिंदू मैरिज में एक्ट था, हिंदू सक्सेशन एक्ट था, तमाम था, तो उनको अलग अलग फिर एनैक्ट किया गया। तो 1955 में था ना? 56 मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू कोड बिल 1955। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, हाँ, 1986। इक्वल वेजेस एक्ट, कि मर्द और औरत को बराबर काम के लिए बराबर वेज मिलेगा, है ना। अक्सर लोग प्राइवेट जॉब्स में, स्कूल्स वगैरह में देखिए, मर्द को 24,000 रुपये महीना देंगे, लड़की को 6,000 देंगे। वो मांगेगी बेचारी, तो कहेंगे अरे तुमको क्या ज़रूरत है, बाप के घर में रहती हो, बाप खर्चा चलाता है, तुमको कॉस्मेटिक्स के लिए चाहिए, लिपस्टिक के लिए चाहिए, ले लो, 5-6 हज़ार तुम्हारे पॉकेट मनी के लिए बहुत है बेटा, जाओ तुम अपना काम करो। अब बेचारी बराबर काम कर रही है, तो बराबर उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। इक्वल वेजेस एक्ट 1976। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, एट द वर्कप्लेस एक्ट, दो हजार 13। बहुत देर से है सर ये। ये बहुत फेमस केस था। उसने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनैक्ट किया। हाँ, विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, दैट केस इज वेरी वेरी फेमस। जैसे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दिस शोभा मुदगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस माइलस्टोन माना आता है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने के जजमेंट ने, कुलदीप सिंह ने जजमेंट दिया था बेंच ने, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देना चाहिए देश में। वैसे ही तो इस पर बात करेंगे, तो एक केस हम बताएंगे। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा, अक्सर पूछ देता है क्वेश्चन। हाँ, तो इस केस का जो बैकग्राउंड है, विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान।
ठीक है। अब देखिए, सम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन आर्टिकल 15 एंड 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस किताब में एक एक क्वेश्चन देखते जाइएगा। जी सर। उस किताब को मास्टर कर लेंगे तो सेकंड पेपर में आपको 70 से कम मिल ही नहीं सकता। उसमें सिर्फ सेकंड पेपर का है सर। हाँ, झारखंड पेपर 1 के लिए तो है ही सर, ठीक है ना, उसको मास्टर कर लीजिएगा। अब सबसे पहले देखिए, इस केस में जो जजमेंट आया था, हम आपको बात कर चुके हैं, उसी पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ था। दैट वाज चंपाकम दुराई राजन वर्सेस द स्टेट ऑफ मैड्रास, रिजर्वेशंस पे था, है ना। सेकेंड केस बालाजी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर। ये 1963 का केस था, ये भी रिजर्वेशंस पे था, दिमाग में रखिएगा। थर्ड केस इंदिरा सोनी, ये बहुत फेमस केस है, इंदिरा सोनी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। नाइनटीन 1990, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को मंडल केस कहा जाता है। ये भी तो रिजर्वेशन पे ही होगा। रिजर्वेशन पे है, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आउटलाइन की कि इन एनी केस रिजर्वेशन कैनॉट बी 50%, और दूसरा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है कि हर वर्ग में जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उनमें एक ऐसा वर्ग है जो जीवन में बहुत आगे चल चुका है, उनकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है, इनका इनकम ज़्यादा है, जिनको क्रीमी लेयर मान के रिजर्वेशन बेनिफिट्स न दिया जाए। जैसे कोई हरिजन IAS IPS है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको मंडल केस भी कहा जाता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मोहिनी जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये मोहिनी जैन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक केस आपका 1992 का है। ये बेसिकली बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया कि पेड सीट्स, मतलब डोनेशन सीट्स मेडिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट के हाथ में नहीं रहेगा। कोई गरीब का लड़का का सीट काट के आप उसको बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। तो डोनेशन सीट्स एंड पेड सीट्स पर था ये जजमेंट, ठीक है ना, ये लिख लीजिए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाइनटीन 82 का केस है, ये मिनिमम वेजेस पे है। हुआ क्या था कि जब एशियाड का आयोजन दिल्ली में था तो बड़े भारी पैमाने पे सब मतलब स्टेडियम्स वगैरह बन रहे थे, तो लाखों की संख्या में उत्तर बिहार से मजदूर वहाँ गए थे। उन सबको बहुत कम मजदूरी दी गई। तो मिनिमम वेजेस एक्ट पर ये जो समान मजदूरी मिलनी चाहिए थी नहीं मिली, तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने ये मुकदमा किया और ये जीता मुकदमा उसने, है ना। इसके बाद देखिए एक और बहुत फेमस केस है, दैट केस अगेन मेरिट्स अटेंशन, और उसी पर आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को आपका फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A के अधीन, ठीक है। तो दैट केस इज KP उन्नीकृष्णन। versus the state of Andhra। ये केस 1993 का है। इसी केस के बाद एजुकेशन मेड अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया, है ना, बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। टू 2002 AD, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ये बनाया गया, ठीक है। नाउ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। बंधुआ मुक्ति मोर्चा, इसमें बॉन्डेड लेबरर्स को फ्री करने के स्वामी अग्निवेश ने इस मुकदमे को दायर किया था, है ना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। काम करा लेते थे लोग, उनको मजदूरी नहीं देते थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थे, दे आर लैंडमार्क जजमेंट्स, और जिन्होंने कि फंडामेंटल राइट्स को एक ये कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देने में बहुत बड़ा आर्टिकल 15 और 16 को रोल प्ले किया। नाउ वी कम टू आर्टिकल 17। वो एक लाइन का आर्टिकल है कि अनटचेबिलिटी इज हेंसफोर्थ एबॉलिश्ड बाय लॉ, और एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट इसी पर पारित किया गया है 1955 का। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी is henceforth abolished by law. Anti-Untouchability Act.
आर्टिकल 18, all titles other than academic or military are to be abolished. तो जितने भी राय बहादुर, राजा, महाराजा, ये वो सब टाइप, बस मिलिट्री टाइटल्स रहेंगे, कर्नल रहेगा, कर्नल फलाने, लेफ्टिनेंट फलाने, और एकेडमिक प्रोफेसर्स हो, डॉक्टर्स हो, ऐसे करके। तो इसके साथ ही राइट टू इक्वालिटी आपके काम का ख़त्म हो जाता है, इसके बाहर वो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल बी कमिंग टू राइट टू फ्रीडम। पहले सोच रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को निपटा लें,